Hello everyone, welcome to Dr. Meenu's Educom Edge, and I am starting a new series of the auditing previous year paper analysis. This is first video of 2019 पेपर. जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है न सिर्फ हमारे ग्रेजुएशन में बल्कि जो कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम आते हैं अकाउंटेंट गवर्नमेंट जॉब में जो निकलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो निकलते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर अकाउंटेंट तो इस तरह के कई सारे आते हैं ट्रेजरी में भी जो हमारे अकाउंटेंट्स के एग्ज़ाम आते हैं उनमें भी ऑडिटिंग का बहुत बड़ा पार्ट एक क्वेश्चंस का आता है तो यहाँ से आपके पास एक मौका है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये ऑडिटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह रुको ज़रा, पेन पेपर लिया भाई? ये तो बहुत ज़रूरी है लेना क्योंकि नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो रिटेंशन बहुत अच्छी रहेगी, याद ज़्यादा रहेगा। और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी है आपके पास, अभी फ़ोन भी है तो एक बार नोट से पढ़ना और दूसरी बार या तीसरी बार जब भी आप पढ़ो तो सीधा रिवीजन के लिए ईयरफोन या माइक्रोफोन लगा के आप आराम से खाली रिवीजन कर सकते हैं। आधे घंटे की वीडियो होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ भी करते हुए आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं राइट आंसर्स हैं वो आपकी मेमोरी में फीड रहेंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। द इन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या तीनों। अब देखो इनकरेक्ट वैल्यूएशन स्टॉक, स्टॉक को कहाँ कहाँ हम रखते हैं? सबसे पहले हम रखते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा स्टॉक की वैल्यूएशन गलत है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो गया। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट से क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत है तो नेट प्रॉफिट भी गलत हुआ। दैट मीन्स हमारा इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया? गलत हो गया। नाउ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रखते हैं हम? बैलेंस शीट में रखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर बैलेंस शीट में गलत रखा गया तो बैलेंस शीट भी हमारी गलत होगी। क्लियर? अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहाँ बनाते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है हमारा लिक्विडेशन में, इंसॉल्वेंसी में, तो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है इसकी अभी। नाउ द आंसर इज बी एंड सी हमारे करेक्ट हैं। द आंसर इज डी। Move to another question. In physical, in which case that physical verification of stock is liability of auditor? किस केस में हल किया गया कि जो हमारा सत्यापन करना अंकेक्षक का उत्तरदायी है? अच्छा जरा थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन इसका पढ़ लें। 4 केसेस हैं ये सीक्वेंस में। द फर्स्ट वन वाज किंगस्टन कॉटन मिल्स। किंगस्टन कॉटन मिल्स में ये कहा गया कि इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स ड्यूटी टू टेक द स्टॉक। ऑडिटर नहीं वैल्यू करेगा स्टॉक की, उनको रिलाई करना पड़ेगा जो भी सर्टिफिकेट उसे दिए गए हैं उनके बेसिस पे। क्लियर? फिर केस सेकंड आया आयरिश वुलन लिमिटेड में। इसमें हेल्ड किया सर्टेनली फिर से यही केस डिसीजन हुआ कि देयर इज नो ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू टेक द स्टॉक, का वेरिफिकेशन करने की ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है। देन कम्स द थर्ड केस और इसमें कहा गया कि इन केस अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इफ ही फेल्स टू डिटेक्ट दैट देयर इज एनी ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन है स्टॉक में, तो डिटेक्ट नहीं कर पाना ऑडिटर की ड्यूटी है और वो लाइबल है उस केसेस में। क्लियर? और एक फोर्थ जो केस आया हमारा मैक्सन्स एंड रॉबिन्स का, तो इसमें क्लियरली कहा गया कि स्टॉक का वेरिफिकेशन वेरीफाई करना स्टॉक का इधर बाय द टेस्ट और द ऑब्जर्वेशन बाय द ऑडिटर, और ये क्या है उसकी जिम्मेदारी है। ही कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी लॉस अराइजिंग आउट ऑफ दिस नेग्लिजेंस। नाउ द क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या हुआ हमारा आंसर? दैट इज फर्स्ट, मैक्सन एंड रॉबिन्स में ये हेल्ड कर दिया गया प्रॉपरली। Now come to next question is, if average capital of business is rupees 5 lakh, average annual income 80,000, normal rate of return 10%, what is the amount of goodwill? अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं? आदर वी कैन कैपिटलाइज द एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, और हम एवरेज प्रॉफिट के से भी निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ सुपर प्रॉफिट से निकालें तो सुपर प्रॉफिट में कितना आया हमारा? एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट 5 लाख की हमारी कैपिटल है। क्लियर? और 10% रेट ऑफ रिटर्न है तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था, नॉट एक्चुअल, एक्चुअली नॉर्मल प्रॉफिट नॉट एक्चुअल, एक्चुअल है हमारा 80,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 50,000, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 80,000, तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज 80,000 माइनस 50,000, दैट इज 30,000। अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यह है हमारी
कितनी 3 लाख, तो गुडविल आ गई हमारी 3 लाख। ऐसे ही दूसरे में एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं हम, देखो 80,000 है हमारा एवरेज प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 8 लाख। और फॉर्मूला क्या है हमारा गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 8 लाख माइनस 5 लाख दैट इज 3 लाख। तो गुडविल क्या आ गई हमारी 3 लाख। या तो हम सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं इसको, या हम एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, दोनों से हमारी गुडविल सेम आएगी। नाउ द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, जो इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट हैं, देखो वो प्रॉफिट क्या है, अभी हमने किसी अर्निंग से किसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो अर्न किए नहीं है, क्लियर, तो वो प्रॉफिट उन प्रॉफिट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस, क्या कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं वो हमारे कैपिटल प्रॉफिट में आते हैं, और उनसे क्या कर सकते हैं, हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। अब गुडविल क्या होती है, जब भी हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो हम जब भी जो वैल्यू होती है एसेट्स की वैल्यू उनसे ज़्यादा अगर पेमेंट कर रहे होते हैं, दैट मीन्स वी आर पेइंग फॉर द गुडविल। तो एक साथ में हमारे पास कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट और गुडविल दोनों एक इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना। इन केस हमारे पास गुडविल भी आ रही है, हम पेमेंट भी कर रहे हैं और कैपिटल प्रॉफिट भी, तो हम क्या करेंगे, गुडविल को कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ कर लेंगे। सो ये भी कर सकते हैं हम राइटिंग ऑफ लॉसेस, गुडविल को भी राइट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं हम, ऑब्वियसली डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, दैट इज आवर आंसर। नाउ दिस इज थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है हमारा, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है तो क्या कर सकते हैं, इट कैन बी क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल में अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, राइटिंग ऑफ द गुडविल, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एक्वायर, अगर फिक्स एसेट एक्वायर करें हैं और उनकी वैल्यू कम हो गई तो उसको भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं, अगर लॉसेज हैं दे विल बी डेबिटेड टू द गुडविल, गुडविल में ऐड हो जाएंगे, फर्दर हमारी बढ़ जाएगी। नाउ कैपिटल रिजर्व डेबिट टू द कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, या फिर डेबिट टू द सस्पेंस अकाउंट विच कैन बी रिटर्न ऑफ लेटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑडिटर कौन नहीं बन सकता, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है, नहीं बन सकती, ऑफिसर ऑफ द कंपनी नहीं बन सकते, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नहीं बन सकते, तो द आंसर इज डी। देखो इन प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट हुज पार्टनर्स ऑल आर क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट इज यूजुअली अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, नो ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नो कॉर्पोरेट बॉडी कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। अब ये ऑफिसर में कौन कौन आते हैं, ऑफिसर में आते हैं हमारे डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द कंपनी, तो ये हो गया हमारा दिस बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और ये डायरेक्टर भी कहाँ आ गए, हमारे ऑफिस में ही आ गए, क्लियर। ऑडिटिंग इज द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, ये हमारी है डेफिनेशन। नाउ ये डेफिनेशन किसने दी है, डेफिनेशन के लिए मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप डेफिनेशन को याद करने के लिए कुछ की वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय मनगमरे, ठीक है, मनगमरे ने दी है ये डेफिनेशन, तो आप इसमें की वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, अगर सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन किसी और डेफिनेशन में है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि किसी और भी डेफिनेशन में है, तो यूनिक वर्ड क्या हो सकते हैं, जैसे वेरीफाई, वेरीफाई एंड रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ऑपरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी और डेफिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट हो, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, दो तीन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको लेके आप कंपैरिजन कीजिए, और कंपैरिजन के साथ इसको कुछ कीवर्ड्स के साथ, जैसे मोंटेगोमरी है 3-4 कीवर्ड लिख लिए, नेक्स्ट अगर कोई और है डिक्सी की है तो उसमें कीवर्ड लिख लिए, उससे आप याद कर सकते हैं। अब जैसे हमारी लॉरेंस डिक्सी की है डेफिनेशन, this is an examination of the auditing record undertaken with a view to establish whether they are correctly and completely reflect the transaction, correctly and completely, अगर correctly and completely किसी और नहीं है किसी और डेफिनेशन में तो हम एक कीवर्ड ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ सपोर्टेड बाय अथॉरिटी, जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसमें सपोर्टेड बाय अथॉरिटी कोई वर्ड कोई और डेफिनेशन रिप्रेजेंट नहीं करती, तो हम डिक्सी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिक्सी एंड सपोर्टेड बाय अथॉरिटी, तो हमें ये लर्न करने में आसानी होगी। स्पाइसल एंड पेगलर अनेबल द ऑडिटर टू सर्टिफाई द बैलेंस शीट प्रॉपरली ड्रॉन अप, ये लाइन पूरी हमारी और किसी डेफिनेशन में नहीं है, तो वी कैन चूज दिस एज कीवर्ड। नाउ आके मोस ने क्या कहा, द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी अकाउंटिंग डेटा, वहाँ फैक्ट थे और यहाँ डेटा है, तो अकाउंटिंग डेटा किसी और ने नहीं यूज़ किया, तो वी कैन यूज़ दीज टू वर्ड्स,
as a keyword and we can learn these definitions. Clear? Now next question, double entry system इन्वेंट हुआ था, कब हुआ था? इट वॉज इन्वेंटेड इन 1494. ये सब हमें शायद पता है बहुत सारे बच्चों को. एंड दैट वॉज ल्यूका पेचोली. ल्यूका पेचोली, ही वॉज इटालियन मैथमेटिशियन थे ये. ठीक है, इटालियन मैथमेटिशियन थे. अच्छा, इनको क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अकाउंटिंग को ना इन्वेंट नहीं किया था. मीन्स फादर जनरली उसको कहते हैं ना किसी ने नया बनाया है. नहीं, इसने इन्वेंट नहीं किया था इन्होंने. एक्चुअली एट दैट टाइम इन इटली, इन वेनिस, क्या था, वेनिस में जो मर्चेंट जो एक मेथड यूज़ करते थे, फॉलो करते थे, उसी मेथड को इन्होंने लिख लिया या मेथड को डिस्क्राइब कर दिया. एक बुक लिख ली और उसमें ये मेथड लिख लिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं. तो अपना इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, सिर्फ जो प्रिवेलिंग था उसको इन्होंने रिटर्न वर्ड्स में लिख दिया. तो ही बिकम द फादर. तो इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, है ना. चलिए नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम वॉज प्रोफाउंडेड बाय, किसने प्रोफाउंड किया था? ऑब्वियसली अभी हमने बताया ल्यूकास पेसियोली. देखो इसको अभी हमने बताया कि इन्वेंट इन्होंने नहीं किया था, बट इनसे पहले कोई और ऐसा सिस्टम भी नहीं था. हम प्रूफ पे बात करते हैं तो हमें तो बुक इन्हीं की मिलती है ना. दैट्स वाई ही इज नोन एज द फादर एंड टू बी द प्रोफाउंडर ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम. एक्चुअली ये कौन है? स्पाइसर एल पैगर बहुत बार आएगी आपकी अकाउंटिंग में. एक्चुअली दिस इज इन चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनरशिप 19.2 में एस्टेब्लिश हुई थी विद ई स्पाइसर एंड ईजी पैगलर ने इसको किया था. एंड ये क्या था? इट इन्फ्लुएंस द ट्रेनिंग ऑफ द यंग अकाउंटेंट एंड पब्लिश मैनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. 1970 से 80 इसका नाम रहा स्पाइसर एंड ओपेंघम, और इसको बाद में अमेलगमेट कर दिया गया टशरोश कंपनी से 1990 में. टशरोश एंड कंपनी बिकेम डेलॉयट एंड टश. अब ये डेलॉयट आप देखोगे बहुत बड़ी कंपनी है, आज बहुत नाम है इसका. तो अब फिलहाल जो ये है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू डेलॉयट. When the audit of the company accounts was made compulsory in England, इंग्लैंड में ये कब कंपल्सरी हुआ था? दिस वॉज 1844. एक्चुअली जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट बनी थी. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट बनी थी 1844 में. ठीक है, तो उसी टाइम पे इंग्लैंड में ये कंपल्सरी हुआ था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the first Chartered Accountancy Act was passed in the world? वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पास हुई? It was first passed in 1880. एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया था इंग्लैंड में और बहुत सारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा था 1880 में. तो जो यूनाइटेड किंगडम में जो क्वीन थी, उन्होंने क्वीन थी हमारी, उन्होंने यूके की ग्रांट, एक चार्टर ग्रांट कर दिया उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स में. एंड दैट इज नोन एज the first Chartered Accountancy Act. Clear? It was 1880. When the audit of accounts was made compulsory in India, India में कब हुए भाई audit of account compulsory? Actually Companies Act जो बना था हमारा, Companies Act बना था 1913 में. ठीक है, इंडिया के लिए. एंड it make the audit compulsory in India and also prescribe the first time the power and the duties of the auditor. A first time power and duties of auditor भी इन्होंने इसी एक्ट में दिया गया था. और प्रोसीजर जो उसके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वो भी पहली बार कौन से एक्ट में किया था? 1913 की एक्ट में दिया था. ठीक है, तो बना एक्ट 1930 में था एंड इट वाज मेड कंपलसरी. तो हमारे पास ऑप्शन है 1940. फोर्स में आया होगा 1914 में. क्लियर? बट एक्ट जो बना था हमारा स्पेशली दैट वाज इन 1930 एंड वी डोंट हैव ऑप्शन. तो इट वाज फोर्स्ड में अगर आया है 1914 में, तो दिस वाज करेक्ट आंसर. Now, which of the following government in India followed the education of the accountancy first? इंडिया में सबसे पहले अकाउंटेंसी की किस में हुई भाई? देखो, इन इंडिया मद्रास ऑफ द चेन्नई बिकम द पर्मनेंट 1886 में इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट की कॉमर्स एजुकेशन. फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल इंस्टीट्यूट इन 1896.
और फिर 1896 में ही 2 अदर इंस्टीट्यूट वो सेटअप बाय द कैलकाटा एंड केरला। ठीक है, तो व्हाट वाज द स्टेट? द मद्रास ऑफ द चेन्नई। नाउ दिस इज गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। नेक्स्ट, व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड, कब बनी थी? अभी हमने करा है डिस्कस, कौन से ईयर में बनी थी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट? सॉरी, अच्छा वो पुराना वाला, ओके। एक्ट बनी थी हमारी 1949 में। इंडियन पार्लियामेंट एक्ट जो हमारी पार्लियामेंट ने पास करी थी, दिस वाज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसी के अंदर कौन सी हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इसी एक्ट के अंदर हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर? तो दिस वाज इन 1949 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1949। नेक्स्ट, फॉर अ प्राइवेट कंपनी ऑडिटिंग इज, प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के लिए क्या है? ऑब्वियसली नेसेसिटी है। कोई प्रेस्टीज का सिंबल नहीं है कि हम बनाए तो अच्छी बात है, ना बनाए तो अच्छी बात है, लग्जरी भी नहीं है। सो इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर द प्राइवेट कंपनी। कंपनीज के लिए ऑडिटिंग नेसेसरी है। फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? लग्जरी है, बनाए ना बनाए भाई अकाउंटेंसी है, रखेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो अच्छी बात है। तो ये क्या है? नेसेसिटी है। इट इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज और द लग्जरी, क्योंकि अकाउंटेंसी बुक्स रिकॉर्ड्स की बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आंसर इज नेसेसिटी। हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI सिचुएटेड, ये आपके लिए है क्वेश्चन भाई। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। हमारा जो ICAI का इंस्टीट्यूट है वो वेयर, कहाँ सिचुएटेड है? ठीक है, ये आप बताएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिटर? के फंक्शन क्या होते हैं भाई? एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। डिटेक्ट द प्रिवेंट द एरर्स, डिटेक्ट भी करना पड़ेगा और प्रिवेंट भी करने पड़ेंगे। टू डिटेक्ट द प्रिवेंट फ्रॉड्स, बिल्कुल। तो सिंपल आंसर इज डी, सारे काम करने पड़ेंगे उनको। नाउ ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, ऑडिटिंग कब शुरू होती है? एक सीक्वेंस है। नाउ वी कैन लुक देयर बुक कीपिंग। ठीक है, जब बुक कीपिंग खत्म होती है तो क्या शुरू होता है? अकाउंटेंसी शुरू होती है। अकाउंटेंसी खत्म होती है तो ऑडिटिंग शुरू होती है। अब जहाँ ऑडिटिंग एंड्स होती है वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो आंसर बताओ जरा, ऑडिटिंग बिगिंस कहाँ बिगिन होती है? जहाँ हमारी अकाउंटेंसी एंड होती है। क्लियर? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। हमें पता है ऑब्जेक्ट है, बट कौन सा ऑब्जेक्ट है? इज इट मेन, सेकेंडरी, जर्नल और नन ऑफ दिस? एक बार जरा देख लें थ्योरेटिकल थोड़ा सा एस्पेक्ट इसका। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हमारे प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए। प्राइमरी में प्रमोटिंग एफिशिएंसी, प्रमोटिंग एक्यूरेसी। नाउ सेकेंडरी में डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। यहाँ डिटेक्शन ऑफ एरर में एरर कितने तरह के होते हैं? क्लरिकल एरर्स, कंपनसेटरी एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ ऑमिशन, एरर ऑफ कमीशन। एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में फ्रॉड कितने तरह के हो सकते हैं? गबन हो सकता है, कैश का गबन, जो गुड्स हैं उनका मिस अप्रोप्रिएशन, या अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। तो ये सारे यहाँ कहाँ आ गए? हमारे सेकेंडरी में आ गए। द फर्स्ट प्राइमरी इज प्रमोटिंग इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी। क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, सिंपल, अब आराम से बता दोगे आप, दिस इज आवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। टाइप्स ऑफ एरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एरर्स में भी आ जाते हैं। जैसे एरर ऑफ ओमिशन अगर है, ओमिशन मतलब छूट जाना, हमसे छूट ही गया है पूरी जो एंट्री है, तो या तो कंप्लीट ओमिशन हो सकती है या पार्शियल हो सकती है, हमने आधी कर दी, आधी छोड़ दी। नाउ एरर ऑफ कमीशन, गलत रिकॉर्ड किया है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ कास्टिंग, सब्सिडी बुक को हमने गलत कास्ट कर दिया, टोटल गलत कर दिया, अकाउंट्स को बैलेंस गलत कर दिया। ठीक है, पोस्ट गलत कर दिया, हमें नहीं पता कि कहाँ रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो वहाँ हमारा अमाउंट गलत हो गया। तो दीज आर द एरर ऑफ कमीशन। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट करेक्ट अमाउंट, गलत तरफ कर दिया, 2000 करना था, डेबिट करना था लेकिन क्रेडिट कर दिया। रॉन्ग अकाउंट में कर दिया लेकिन करेक्ट साइड कर दिया, जो अमाउंट था वो गलत कर दिया, साइड सही है। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट ही गलत कर दिया या 2 बार गलत कर दिया। तो ये सारी किस में आती है? हमारी एरर ऑफ पोस्टिंग में आती हैं। क्लियर?
नाउ एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल है, ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज ए रेवेन्यू। हमने क्या परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया और उसको रेवेन्यू में डाल दिया, ठीक है, परचेजेस में डाल दिया, तो वो क्या हुई, हमारी प्रिंसिपल की एरर हुई। ऐसे ही अगर कैपिटल रिसिप्ट है उसको हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल दिया, या एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, तो भी हमारी क्या है, दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। ना कुछ कंपनसेटरी एरर होती है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता, हमारी बैलेंस शीट हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो इन सारी एरर्स को देखने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, जो हमारा ऑडिटर होता है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सारी एरर्स को ढूंढने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। नाउ जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस। के लिए हम कहते हैं क्यों नेसेसरी नहीं है, सिंपली लीगली इट इज़ नॉट नेसेसरी। बिल्कुल कंपनीज के लिए, एक सोल प्रोप्राइटर है जो छोटा सोल प्रोप्राइटर है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि देखो इसमें खर्चा भी होता है, ऑडिटर की भी फीस होती है। दूसरी बात, इसका स्कोप जो है लिमिटेड है, छोटी सी शॉप है, तो वहाँ खुद ही अपने काम कर रहा है, उसके सारा कंट्रोल है उसके ऊपर, तो उसको ऑडिट कराने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है कितना प्रॉफिट है कितना नहीं प्रॉफिट है, वो अपने लिए काम कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं हमारे कि सोल प्रोप्राइटर को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें खाली लीगली इट नोज नेसेसरी, तो छोटा भी है, लेकिन अगर लीगली वो नेसेसरी है तो हमें कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारे, करेक्ट हैं, और इन तीनों की वजह से एक सोल ट्रेडर को ज़रूरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराए। नाउ द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द ऑडिटिंग इज, क्या है ये हमारी, कुछ क्वालिटीज़ हमारी बोर्न होती हैं, कुछ ओरिजिनल, कुछ एक्वायर्ड क्वालिटीज़ होती हैं। तो टेक्निकल नॉलेज क्या है, टेक्निकल नॉलेज में मतलब कुछ प्रोफेशनल नॉलेज, अगर हमने सीए कर रहे हैं हम, तो हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट है, तो वो क्या है, दैट इज़ टेक्निकल नॉलेज, और उसको क्या करते हैं हम, एक्वायर करते हैं, वो हमें बर्थ से थोड़ा ना मिलती है, क्लियर। तो टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज एक्वायर्ड। मूव टू द अदर क्वेश्चन। हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ द ऑडिटर इज, मॉरल उच्च नैतिक स्तर। अब ये देखो, पढ़ाते तो सबको है ना, सबको पढ़ाते हैं यू शुड टेक हाई मोरल, लेकिन फिर भी कितना फ्रॉड होता है, कितना मिसअप्रोप्रिएशन होता है, कितना वेल गबन होता है, कितनी सारी जो गलत चीज़ें होती हैं वो होती हैं, लेकिन हर जगह हर स्कूल में पढ़ाया जाता है वी शुड बी हाई मोरल, हाई कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये एक्वायर नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होती हैं देख के एक्सपीरियंस से, लेकिन हम ये कहें कि ये एक्वायर हो जाएंगी, सिखाई दी जाएंगी सबको, तो सिखाते हैं बट सीखी नहीं जा सकती। तो दीज आर द बोर्न क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ही हमारे अंदर हेरिडिटी, हमारा कुछ अंदर होता है कि अंदर से हमारा मन करता है कि हमें गलत काम नहीं करना, क्योंकि अगर सिखाई जा सकती तो हर किसी को सिखाया जा सकता। ना द क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर की अगर हम बात करते हैं, तो एजुकेशनल में इसकी, प्रोफेशनल में आगे सीए उसको होना चाहिए, उसको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए ऑडिटिंग की, डिफरेंट लॉज के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नॉलेज, कॉमन लैंग्वेजेस कई सारी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एजुकेशनल के रिगार्डिंग उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अदर क्वालिटीज़ में ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंस, पेशेंस, रीजनेबली, सिंसियरिटी होनी चाहिए प्रोफेशन के लिए, विजिलेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग उसको आनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही शुड बी एबल टू मेंटेन द सीक्रेसी, ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये क्वालिटीज़ हैं हमारे ऑडिटर की, तो ऑडिटर के ज़्यादा क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नाउ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज़ कौन सी बॉडी, इट इज़ अ बॉडी, कॉर्पोरेट, ऑटोनॉमस बॉडी, प्राइवेट तो नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज भी गया हमारा, दिस इज स्वायत्त संस्था। ऑटोनॉमी क्या होती है, देखो जब भी कभी लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को कुछ रूल्स या कुछ लॉज से थोड़ा सा बाहर निकल के उसे काम करना है, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंट और उसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि वो अपने कुछ डिसीजंस खुद ले सके। गवर्न तो वो किसी ना किसी लॉ के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन फील होता है कि उसको थोड़ा सा और फ्री कर दिया जाए कुछ डिसीजंस के लिए, तो शायद वो बहुत अच्छे से काम कर सके। तो ऐसे ही जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक एक्ट के थ्रू बना है, स्टेट्यूटरी एक्ट के थ्रू बना है, बट उसको कुछ ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी दी हुई है कुछ कुछ डिसीजंस लेने की, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनॉमस बॉडी। एन ऑडिटर शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए, टेक्टफुल, चतुर तो होना चाहिए,
ईमानदार भी होना चाहिए भाई, धैर्यवान भी होना चाहिए, शंकालु सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। उसका काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर वो हर ट्रांजैक्शन के लिए सस्पिशियस है। देखो ऑडिटर का काम क्या होता है, उसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट को चेक करना है, क्या वो हर जगह उसको ये सोचना चाहिए कि क्या है ये गलत है, यहाँ गलती होनी चाहिए, यहाँ गलती होगी। उसको दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि गलत है, बस उसको चेक करना है कि गलत तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, ठीक है, तो उसे सस्पिशियस या शंकालु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज हु कैन बी एन ऑडिटर इन द कंपनी, कौन हो सकता है ऑडिटर कंपनी में? कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, एमबीए, भाई सीए हो सकता है, ठीक है। और बात कर रहे हैं कंपनी में, तो कंपनी का ऑडिटर कौन हो सकता है? सीए हो सकता है। ओनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। क्लियर? दूसरा, अगर किसी के पास एक सर्टिफिकेट है प्रैक्टिस का तो वो भी अपॉइंट हो सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर? इफ द चार्टर्ड अकाउंटिंग होल्डिंग सर्टिफिकेट प्रैक्टिस पार्टनर ऑफ द फर्म, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है उसमें वो पार्टनर है, देन ऑल्सो ही कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आ गए हम यहाँ एरर्स में, कमीशन की एरर्स में। अब तो ये कौन सी एरर है हमारी? प्रिंसिपल की एरर है। देखो अमाउंट सेल ऑफ फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर हमने सेल किया है तो दिस इज कैपिटल रिसिप्ट, नॉर्मल बिजनेस से नहीं आई है। एक बार देख लेते हैं हम इसको। देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? नॉट रेगुलरली अर्न बाय द बिजनेस, नॉन रिकरिंग इन नेचर, रिसिप्ट जनरेटेड आउट ऑफ द रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकरिंग इन द नेचर। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट बार बार नहीं होते, तो फर्नीचर बार बार थोड़ा ना सेल आउट होगा, ठीक है। सोर्स क्या है? इट क्रिएट सम लायबिलिटी और रिडक्शन ऑफ एसेट्स। अब रिसिप्ट आ रही है हमारे पास, जैसे हमने शेयर इशू करे तो लायबिलिटी हो गई ना, शेयर कैपिटल आ गई, हमने लोन लिया तो रिसिप्ट आ रही हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट हो गई, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। या जैसे अभी हमने फर्नीचर सेल किया या हमने कोई मशीन सेल की है तो क्या हो गया हमारा? एसेट कम हो गया है। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या कोई एसेट में रिडक्शन हो रहा है, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इट इज़ एन इनकम फॉर द and it is print to the income statement. एग्जाम्पल सेल ऑफ फिक्स असेट्स, रेजिंग ऑफ द लोन, शेयर ऑफ इशू, डिवेंचर एक्सेट्रा। और यहाँ क्या हुआ? असेट्स को सॉरी गुड्स को सेल कर रहे हैं हम, जो रेगुलर हमारे गुड्स हैं, रेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ऑल दीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नाउ इसका क्या हुआ? हमारा कैपिटल रिसिप्ट हुआ आंसर। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹10,000 बट डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ये भी कौन सी एरर हो रही है हमारी? है प्रिंसिपल की एरर है। तो परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है तो क्या होनी चाहिए? कैपिटल रिसिप्ट है ना, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट हमने कहाँ कर दिया? परचेज अकाउंट में कर दिया, तो रेवेन्यू बना दिया। दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिस टेलीफोन, ऑफिस के टेलीफोन को यूज करना। टेलीफोन क्या है हमारे पास? फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी दिया और इसको हम घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? फैसिलिटी का गबन कर रहे हैं ना, जो सुविधा मिल रही है उसका गबन कर रहे हैं, तो दिस इज एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, पहले ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नाउ यू कैन सी द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर किसी भी कंपनी में एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के एक्सेप्ट में जो फर्स्ट ऑडिटर हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये याद रखना है, विद इन 30 डेज हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। इन केस ऑडिटर नॉट अपॉइंटेड विद इन दीज 30 डेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे, शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर एक ईजीएम बुलाएंगे, ठीक है। और उस ईजीएम में, दैट ईजीएम इज कॉल्ड विद इन 90 डेज, और उस ईजीएम में क्या होगा? अपॉइंट किया जाएगा ऑडिटर। क्लियर? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हु इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल? कैग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कैग का, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स या गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो दिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ना देखो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने बताया अभी, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं ये। अभी बताया गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी इनको कहते हैं या कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स भी इनको कहते हैं।
और ये एक चेक रखते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो जो गवर्नमेंट फंड है उनमें से जो पैसा निकालते हैं विड्रॉ करते हैं उस पर चेक रखना। और ये अपनी पार्लियामेंट में रिपोर्ट इनकी जाती है। और राजीव महर्षि इज़ द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट कौन थे हमारे जो फर्स्ट ऑडिटर जनरल थे, दैट वाज 1860 में सर एडवर्ड डोमन को अपॉइंट किया गया था। इसके बाद इनका नाम भी चेंज हुआ, फिर इनको कहा ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर से इनका रीनेम हो गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और फिर लास्ट में 1884 में फिर से इनको रीडेजिग्नेट कर दिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अब नाउ व्हाट इज दिस फर्नीचर? फर्नीचर क्या है भाई? प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम क्या करें, प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस का फर्नीचर है, घर में अच्छे से यूज कर रहे हैं, दैट इज एम्बेजलमेंट या संपत्ति का गबन। नेक्स्ट इज स्टेट्यूटरी ऑडिट इज ऑप्शनल, वॉलंटरी, कंपल्सरी। स्टेट्यूटरी मतलब वैधानिक। क्या है भाई? ये कंपल्सरी है। किसके लिए? कंपनीज के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी है, बैंकिंग के लिए भी है, बैंकिंग के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। ठीक है, ट्रस्ट हुआ हमारा, और इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी होती हैं उनके लिए, गैस कंपनी जो होती हैं उनके लिए, इन सब के लिए क्या है, ये कंपलसरी है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए कंपलसरी है स्टेट्यूटरी ऑडिट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द पर्पस। देखो सिंपल है, द पर्पस है स्टेट्यूटरी ऑडिट का ये डिटरमाइन करना कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं क्या वो सारे हमारे कंपनी एक्ट जो है हमारा उसके कंप्लाइंस में बने हैं या नहीं बने हैं, मीन्स सब फॉलो हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है। क्लियर। तो ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ टू अंडरगो द स्टेट्यूटरी ऑडिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, टर्नओवर एक्सेट्रा। एक होती है हमारी LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी स्टेट्यूटरी ऑडिट में जाएगी, लेकिन बस एक कंडीशन है, जो उनकी जो फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है दैट इज़ 4 मिलियन या 40 लाख से अगर ज़्यादा है, या उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो वो उसको भी कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेट्यूटरी ऑडिट के लिए जाना पड़ेगा। कौन कंडक्ट कराता है? इट इज़ कंडक्टेड ओनली बाय द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या अ फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी भी अगर एक फर्म है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो वो भी इसको कंडक्ट करा सकते हैं। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, अभी बताओ जरा, हमने अभी बताया स्टेट्यूटरी ऑडिट किसका कंपलसरी है? ट्रस्ट का कंपलसरी है, बिल्कुल है। सिंपल क्वेश्चन। कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, अभी हमने बताया है ना, तो स्टेट्यूटरी ऑडिट क्या है उसका? कंपलसरी है। नेक्स्ट, पर्सनल ऑडिट। व्हाट इज पर्सनल ऑडिट? पर्सनल ऑडिट होता है, ये हमारा है वॉलंटरी, मतलब ऑप्शनल भी नहीं। ऑप्शनल में तो क्या होता है, हमारा कराना नहीं कराना, एक ऑप्शन लेना पड़ेगा हमें, हम छोड़ नहीं सकते। वॉलंटरी का मतलब होता है कि छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं कराते। तो ये पर्सनल ऑडिट है, किसी को अगर कराना है, जैसे पार्टनरशिप में है वो चाहते हैं कि वो ऑडिट करा लें, तो वो उनकी मर्जी है। सोल प्रोप्राइटर अगर चाहता है कि उसको अपना ऑडिट कराना है तो वो करा सकता है, वॉलंटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज वॉलंटरी। नाउ हमने इस वीडियो में 35 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं। अभी इसके हमारे 65 के आसपास क्वेश्चन और बचते हैं, तो नेक्स्ट 2 वीडियोस में बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे, इसके एनालिसिस के साथ करेंगे। कोई आपकी कमेंट हैं या कोई आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए। और जो अगली वीडियोस हैं, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लें न्यू अपडेट्स के लिए। और अभी जो मनी फाइनेंशियल का पेपर भी इस पे अपलोड होगा, और कंप्यूटर का भी 1 या 2 पेपर अपलोड होंगे इस पे, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से CCS का तो पूरा ही सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।